हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। जैसे कि लास्ट वीक आपने बोला था कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन के ऊपर, इवन मैटरनल हेल्थ न्यूट्रिशन, जितने भी ऑनगोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स चल रहा है उसके ऊपर मैं सेशन लूँ। तो मैं ये पूरे हफ्ते कोशिश करूँगी कि जितने भी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड, कम्युनिटी न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक है वो मैं कवर कर दूँ। तो मैं फर्स्ट चालू करूँगी मैल न्यूट्रिशन में, और मैं हर रोज़ 5-5 टॉपिक के ऊपर, जैसे प्रीवियसली भी मैं करते हुए जा रही थी, वैसे मैं कवर करूँगी। तो आज हम लोग चालू करेंगे माल न्यूट्रिशन से। आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हु, WHO, ठीक है। तो उन्होंने माल न्यूट्रिशन का एक डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन दिया है, क्या बोला है माल न्यूट्रिशन? इट रेफर्स टू द डेफिशिएंसी और एक्सेस न्यूट्रिएंट इनटेक and imbalance of essential nutrient और impaired the nutrient utilization। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, माल न्यूट्रिशन मतलब क्या है? अंडर प्लस ओवर, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन प्लस ओवर न्यूट्रिशन। अब अगर किसी के बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसीज होगा तो वो क्या होगा? अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित होंगे। अगर किसी के बॉडी में एक्सेस न्यूट्रिएंट, और मान लीजिए कोई किसी ने एक्सेस न्यूट्रिएंट बहुत दिनों से खा रहे हैं, ठीक है, या ले रहे हैं, तो वो क्या, वो ओवर न्यूट्रिशन कैटेगरी में आएंगे। मतलब क्या, उसका बॉडी का वेट बढ़ेगा, जितना अकॉर्डिंग टू एज उसका बॉडी का वेट होना चाहिए वो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा, राइट। तो माल न्यूट्रिशन मतलब आप याद रखिएगा, अंडर न्यूट्रिशन प्लस ओवर न्यूट्रिशन विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, डबल बर्डन ऑफ malnutrition। सो व्हाट इज डबल बर्डन ऑफ malnutrition? एग्जाम हॉल में आपको DBM ये शब्द भी मिल सकता है, ठीक है। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज DBM? DBM का फुल फॉर्म बताओ, है ना। या DBM किस फुल फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, तो ये याद रखिएगा, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन मतलब है DBM। इट कंसिस्ट बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में और दो कैटेगरी होते हैं, ओवरवेट एंड ओबिसिटी, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन में दो कैटेगरी होते हैं, थिन और सीवियर थिननेस, ठीक है। एज वेल एज डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो देखिए, ओवरवेट और ओबेसिटी का डायरेक्ट जो आउटकम है वो है डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर अभी का सिचुएशन आप देखते हो तो आपको हर 5 व्यक्ति में 4 व्यक्ति डायबिटिक मिलेगा, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है? NCD है, राइट। हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सारे NCDs के पार्ट है। NCD मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, राइट। तो ऑब्वियसली अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं रहा तो NCD का जो चांसेस है वो बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ इसका फर्दर आउटकम क्या है? ओवरवेट होगा, ओबेसिटी होगा, राइट। तो इंडिया अभी जो स्टेट में है, ठीक है, पहले तो इंडिया क्या था? इंडिया का स्टेटस ये था, इंडिया में DBM था। अभी इंडिया में TBM है। TBM मतलब ट्रिपल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ना इंडिया का DBM से TBM, इसका और एक मैं ब्रांच बोल सकती हूँ, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो व्हाट इज TBM, ट्रिपल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन? ट्रिपल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन मतलब है ओवर न्यूट्रिशन प्लस अंडर न्यूट्रिशन प्लस micronutrient deficiency। तो India now it is in the era of TBM, triple burden of malnutrition, right? अब micronutrient deficiencies जब भी मैं बोल रही हूँ, इसका और एक अच्छा शब्द है, उसको बोलते हैं hidden hunger। प्लीज नोट कर लीजिएगा, hidden hunger, right? तो TBM 3 चीजों से कंसिस्ट होता है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। आई होप इतना तक आप लोग ने समझ लिया। अगर कोई क्वेरीज है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन।
आपको पता है व्हाट इज बेसिक अंडर न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन जब न्यूट्रिएंट अंडर सप्लाइड रहते हैं बॉडी में, न्यूट्रिएंट इंटेक कम हो जाते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन के स्थिति देखा जाता है। तो अंडर न्यूट्रिशन का और 3 सब कैटेगरी है, ठीक है। एक है वेस्टिंग, दूसरा है स्टंटिंग, तीसरा है अंडरवेट। तो वेस्टिंग मतलब क्या है? वेस्टिंग मतलब है लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। किसी के हाइट के अकॉर्डिंग, मान लो किसी के हाइट के अकॉर्डिंग अगर उसका वजन, ठीक है, कम है तो वो स्टंटिंग से ग्रसित है, राइट। सॉरी, वो वेस्टिंग से ग्रसित है। वेस्टिंग मतलब क्या है? लो वेट फॉर हाइट, मतलब किसी के हाइट के अकॉर्डिंग अगर किसी का वेट कम है तो वो वेस्टिंग से ग्रसित है। स्टंटिंग मतलब क्या है? लो हाइट फॉर एज, मतलब किसी के एज के अकॉर्डिंग अगर उसका हाइट कम है, ठीक है, तो वो स्टंटिंग से ग्रसित है। अंडरवेट क्या है? अंडरवेट है लो वेट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग अगर किसी का वजन कम है तो वो अंडरवेट से ग्रसित है। ये जो 3 टर्मिनोलॉजी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ वेस्टिंग, आपको पता है वेस्टिंग मतलब क्या है? लो वेट फॉर हाइट। अच्छा, तो लो वेट फॉर हाइट हम लोग जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब लो वेट फॉर हाइट कब देखा जाता है? किसी के बॉडी में अगर एक्यूट मालन्यूट्रिशन हो और करेंट मालन्यूट्रिशन हो तो वेस्टिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब एक्यूट मालन्यूट्रिशन और करेंट मालन्यूट्रिशन मतलब क्या है? मतलब डेफिशिएंसी, अगर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, स्पेसिफिक एनर्जी और प्रोटीन ही होगा, राइट, जो प्राइमरी हम लोग कोर या मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है, वो अगर शॉर्ट टर्म रहा, लॉन्ग टर्म नहीं रहा तो उसको एक्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से वेस्टिंग आउटकम हो सकता है, लो वेट फॉर हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। वेस्टिंग मतलब है लो वेट फॉर हाइट। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ NFHS 5 डेटा, अगर मैं 2-3 साल का ट्रेंड देख लूँ पेपर सेटिंग होने का, तो NFHS 5 डेटा से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अभी NFHS 5 हो गया। NFHS 5 का टाइमलाइन क्या था? 2019 टू 2021, ठीक है। अभी NFHS 6 चालू होने वाला है। तो अंडर 5, मतलब अंडर 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, अंडर 5 चिल्ड्रन का वेस्टिंग का परसेंटेज कितना है इंडिया में? इंडिया में है 19.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्टिंग का परसेंटेज इंडिया में अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा चिल्ड्रन अंडर 5 एज कैटेगरी में है 19.3%, राइट। अब NFHS 5 डेटा के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन अंडर 5 में सीवियरली वेस्टिंग और सैम मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। इसके बारे में मैं आऊंगी बाद में, पर आप जान लीजिए जिसको सीवियर वेस्टिंग बोलते हैं उसको ही सैम बोलते हैं, राइट। तो सैम का परसेंटेज कितना है इंडिया में अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा चिल्ड्रन अंडर 5? 7.7%, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अलग से नोट बनाइएगा इसका। और नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब क्या है? लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के हिसाब से अगर किसी का हाइट कम है तो वो स्टंटिंग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो स्टंटिंग कब देखा जाता है? इट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉनिक और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन, ठीक है। क्रॉनिक और लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग टर्म से अगर किसी के बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, जैसे वेस्टिंग मतलब क्या है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। स्टंटिंग क्यों हो रहा है? लॉन्ग टर्म
न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से या डिप्राइवेशन की वजह से स्टंटिंग हो रहा है। तो स्टंटिंग का NFHS 5 डेटा क्या है? NFHS 5 डेटा चिल्ड्रन अंडर 5 एज ग्रुप कैटेगरी में, सॉरी ये स्टंटिंग होगा, स्टंटिंग का परसेंटेज क्या है? 35.5%, राइट। तो वेस्टिंग का कितना हुआ? 19.3%। सीवियर वेस्टिंग या सैम का परसेंटेज कितना हुआ? 7.7%। एंड स्टंटिंग का कितना परसेंट हुआ? 35.5%। Okay, now coming to the point of underweight. What is underweight? Underweight मतलब है low weight for age, मतलब एज के हिसाब से किसी का अगर वेट कम है तो वो अंडरवेट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब अंडरवेट क्यों देखा जाता है? पास्ट मतलब क्रॉनिक या प्रेजेंट मतलब एक्यूट मालन्यूट्रिशन की वजह से। इट रिफ्लेक्ट्स बोथ, क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन भी रिफ्लेक्ट करते हैं और एक्यूट मालन्यूट्रिशन भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर किसी के शरीर में दो सिचुएशन है और दो सिचुएशन में कोई भी एक सिचुएशन है तो वो अंडरवेट उसके शरीर में देखा जाएगा, राइट। तो NFHS 5 डेटा भी चिल्ड्रन अंडर 5 एज कैटेगरी में अंडरवेट का डेटा निकालता है। तो अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा, द अंडरवेट परसेंटेज for children under age 5 category is 32.1%. very important. ये डेटा आपको याद रखना ही है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन आप अगर यूनिट 2 में देखते हो तो वहाँ पे एक टॉपिक है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। तो उनमें उस टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक्स जो है अंडर न्यूट्रिशन क्या है, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारे कवर होते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स भी, मतलब करंट अफेयर्स तो ये है नहीं, पर फिर भी जितने भी करंट टॉपिक है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन करंट टॉपिक्स, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंडर ये आता है NFHS 5 का डेटा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप इसको याद करके जाइए। Now coming to the point of overnutrition. So what is overnutrition? Nutrients are oversupplied and overweight, obesity and diet related NCDs. NCDs में क्या आता है? NCD मतलब है non communicable diseases. तो NCDs में क्या आता है? Heart disease, stroke, diabetes, cancers, different form of cancers. ये ओवर न्यूट्रिशन में आता है। ओवर न्यूट्रिशन का दो पार्ट, सब पार्ट है, एक है ओवरवेट और एक है ओबेसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, राइट। नाउ अभी चिल्ड्रन अंडर 5 एज कैटेगरी में ओवरवेट का भी रेट NFHS 5 डेटा ने निकाला है। वो कितना है? 3.4%। very important, very important। 3.4% है ओवरवेट का रेट चिल्ड्रन अंडर 5 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू NFHS 5 डेटा, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन का पार्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज और हिडन हंगर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्या है? अभी जो पब्लिक हेल्थ इश्यूज हैं और जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम में जो मेजर 3 पब्लिक हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम आता है वो है एनीमिया प्रिवेंशन करने में, मतलब आयरन डेफिशिएंसी, आयोडीन और विटामिन ए। तो मेजर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जितना भी प्रोग्राम है ये 3 डेफिशिएंसीज ऊपर बनता है, ठीक है। एक तो है आयरन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है विटामिन ए, राइट। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट रिलेटेड मालन्यूट्रिशन, इसको या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को हिडन हंगर भी बोलते हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज की वजह से देखा जाता है। और मेजर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है वो 3 आपके ब्रांचेस है उसका। एक तो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, दूसरा है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, तीसरा है विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। आई होप इतना आपको क्लियर है। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। नाउ और एक टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्लोबल अक्यूट मालन्यूट्रिशन और गैम। ठीक है, ये आपको एग्जाम हॉल में इस रूप में भी दिख सकता है या मिल सकता है। व्हाट इज गैम? गैम मतलब है ग्लोबल अक्यूट मालन्यूट्रिशन। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैम, राइट? तो मीनिंग ऑफ गैम इज बोथ प्रेजेंस ऑफ मैम एंड सैम इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो मैम मतलब क्या है? मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन। और सैम मतलब क्या है? सीवियर acute malnutrition। ठीक है, तो ये दो अगर कोई पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन मान लो ये, ठीक है, एक साथ प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं ग्लोबल एक्यूट मालन्यूट्रिशन, राइट? नाउ व्हाट इज अ गैम वैल्यू? हम लोग कब बोलेंगे कि इट इज एन इमरजेंसी कंटेक्स्ट। ठीक है, हम इमरजेंसी कब घोषित करेंगे? ठीक है, जब गैम का वैल्यू मोर देन 10% होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 10%, ग्रेटर देन 10% होगा अगर एक पॉपुलेशन में। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना डिटेलिंग में आएगा नहीं। बस आप ये परसेंटेज कट ऑफ पॉइंट याद रखिए कि गैम कब देखा जाता है कि सैम और मैम अगर एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, और इमरजेंसी कब घोषित होगा कि जब ग्रेटर देन 10%, ठीक है, एक पॉपुलेशन में इंडिकेशन होगा तो तभी उसको एज अ पब्लिक इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। बस, ठीक है, इतना क्लियर है? नाउ दिस इज अ कट ऑफ रेंज। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है, इसको देख के डरने की कोई बात नहीं है। ये है मीडियन। आई होप कि आप लोगों ने रिसर्च में ये कवर किया ऑलरेडी। सी, रिसर्च इज ए हिडन पार्ट ऑफ द होल होम साइंस सिलेबस। आपको कहीं पे भी रिसर्च का अलग यूनिट नहीं मिलेगा, पर हर एक यूनिट के नीचे आपको लास्ट पॉइंट में रिसर्च के ऊपर टॉपिक मिलेगा। और रिसर्च से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो हर बार आता है और वो आएगा ही। तो इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल वे में, मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि आपके पेपर 1 में भी रिसर्च है तो उसको पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि बहुत वो, मतलब देखने में ऐसे लगता है कि नहीं बहुत टफ है, पर टफ नहीं है। थोड़ा सा इसको मेथोडोलॉजिकल या टेक्निकल वे में आपको समझना पड़ेगा और आपको ये सोच के पढ़ना पड़ेगा कि नहीं ये इजी है, आई कैन डू इट। तो जब आप पॉजिटिव अप्रोच अप्लाई करते हो ना हर चीज़ में, तो हर चीज़ इजी लगने लगता है। तो मैं यही बोलूँगी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग लेके पढ़ो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स रेंज। लाइक, तो आपको ये पता है मीडियन, और जब लेफ्ट साइड में जाता है तो माइनस में आता है, -SD, और जब राइट में जाता है तो प्लस में आता है, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है? ओबीज। तो ये ओबीज और ओवरवेट जो है ये किसका सब पार्ट है? ओवर न्यूट्रिशन का। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ ओबीज। ओबीज का कट ऑफ रेंज क्या है? अगर वेट फॉर लेंथ या हाइट, लेंथ कब लिया जाता है? यहाँ पे 2 ये शब्द है, एक तो है लेंथ और एक है हाइट। लेंथ है बच्चे में लिया जाता है, मतलब
अगर 2 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, राइट, वो तो अपने पैर में खड़े नहीं हो सकते। तो जो बच्चा अपने पैर में खड़े नहीं हो सकते, उसको लिटा के लिया जाता है, ठीक है। तो वो जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटोमीटर। लेंथ नापने का जो मशीन है बच्चे का, उसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। और हाइट नापने का जो मशीन है, जो एडल्ट में यूज होता है, उसको बोलते हैं स्टेडियोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या नोट कर लीजिए। ठीक है। अब जो छोटे बच्चे हैं, जो अपने पैर में खड़े नहीं हो सकते, उसको लिटा के ही नापा जाएगा उसका लेंथ, ठीक है। तो वेट फॉर लेंथ और हाइट और बीएमआई फॉर एज। तो बीएमआई फॉर एज 5 to 19 देखा जाता है, ठीक है। तो बीएमआई फॉर एज अगर ग्रेटर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीडियन, तो मीडियन वैल्यू से ये प्लस में है, अगर ग्रेटर देन 3 एसडी होता है तो वो ओबीज कैटेगरी में आते हैं। ओवरवेट क्या है? सेम, वेट फॉर लेंथ और हाइट और बीएमआई फॉर एज ग्रेटर देन 2 एसडी टू लेस देन इज इक्वल टू 3 एसडी मीडियन वैल्यू, तो वो आता है ग्रेटर देन 2 एसडी एंड लेस देन इज इक्वल टू 3 एसडी ऑफ मीडियन वैल्यू, वो आएगा ओवरवेट में, ठीक है। अब मॉडरेटली अंडरवेट क्या होगा? वेट फॉर एज। तो अंडरवेट मतलब क्या है? वेट फॉर एज मतलब एज के अकॉर्डिंग अगर वेट किसी का कम है, ठीक है, तो अंडरवेट बोथ एक्यूट और क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन में देखा जा सकता है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कट ऑफ रेंज, लेस देन -2 SD and greater than is equal to -3 SD। आप जब नोट्स बनाएंगे, आप ऐसे ही चार्ट फॉर्म में बनाएंगे और हर एक का कट ऑफ वैल्यू आप नोट कर लेंगे, और इसको हर रोज रिवीजन देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप भूल जाओगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सीवियरली अंडरवेट, सेम वेट फॉर एज होगा, ठीक है। ये क्या होगा? लेस देन -3 SD, मतलब माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, लेस देन -3 SD तो ऑफ मीडियन वैल्यू, तो वो सीवियर अंडरवेट में आएगा। ये हम कहाँ से देखते हैं? WHO का ग्रोथ चार्ट है। तो ग्रोथ चार्ट में हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं कि कार्व कैसे जा रहा है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। अभी तो मैं आऊँगी, जब मैं स्कीम पर आऊँगी तब आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। अभी टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है, आपने सुना ही होगा कि पोषण अभियान, राइट, पोषण अभियान आपने सुना है। तो पोषण अभियान के जो डेटा है, ठीक है, वो अभी पोषण ट्रैकर में एंटर किया जाता है। तो सारे जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर है, वो जितने भी मंथ वाइज डेटा है, ठीक है, वो पोषण ट्रैकर में दर्ज करते हैं। अभी ये मतलब देखिए, जो प्रीवियस मेथड है, जैसे ग्रोथ चार्ट उन लोग प्लॉट करते थे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, अभी भी वो करना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर वही टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूवमेंट है, तो अभी AI भी इसमें जुड़ा है। तो पोषण ट्रैकर से अभी इसका सारे जितने भी प्लॉटिंग है, डेटा एंट्री है, इससे हो जाता है। इसके ऊपर मैं आऊँगी बाद में कि पोषण ट्रैकर क्या है, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा क्या है, ठीक है, पोषण माह एंड ऑल, वो मैं बाद में आपको करा दूँगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैम या मॉडरेट एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वेट फॉर लेंथ या हाइट, मतलब लेंथ मतलब जो लिटा के लेते हैं, आप याद रखिएगा, लिटाना से लेंथ, ठीक है। हाइट
वेट फॉर लेंथ और हाइट और BMI फॉर एज लेस देन इज इक्वल टू -2 SD और ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 SD ऑफ मीडियन और मीड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस जिसको मीवैक भी बोलते हैं, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 115 mm हो एंड लेस देन इज इक्वल टू मतलब इन बिटवीन ऑफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 115 एंड लेस देन 125 mm, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मैम. नाउ सैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैम में क्या बोला गया है? वेट फॉर लेंथ और हाइट, ठीक है, और BMI फॉर एज लेस देन -3 SD ऑफ मीडियन और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस लेस देन 115 एंड बाइलेटरल बीटिंग इडिमा. तो जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे हाथ पैर में अगर वाटर अक्यूमुलेशन हो उस सिचुएशन को बोलते हैं इडिमा. अगर एब्डोमेन में वाटर अक्यूमुलेशन है उसको बोलते हैं एसाइटिस, राइट. अभी यहाँ पे बोला है बाइलेटरल पिटिंग इडिमा. तो व्हाट इज बाइलेटरल पिटिंग इडिमा? अगर कोई सैम बच्चा है, सैम से ग्रसित बच्चा है, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन है किसी बच्चे में, तो हम जब उनका जांच करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करेंगे कि अरे ये एक्चुअली सैम है या नहीं. जैसे हम उसका हाइट लेंगे, लेंथ लेंगे और MUSE लेंगे एंड वेट लेंगे. उसके साथ साथ हम लोग क्या चेक करते हैं, बच्चे को पहले बिठाते हैं, ठीक है, चेयर में कि बच्चा बैठ जाओ पहले, या मम्मी के गोद में दे देते हैं और दोनों हाथों के थंब से उसके जो पैर है फिट है उसमें प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, दबाना पड़ता है. अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है बच्चे के शरीर में तो वो दबाने से ना एकदम एक गड्ढा भर जाता है. अब बाइलैटरल क्यों बोला है? क्योंकि दोनों, बाई मतलब क्या है? दो, तो दोनों पैर में दबाना पड़ता है और ये दबाने का स्ट्रेंथ भी मतलब डिफरेंट होता है. उसको हम लोग +1 बोलते हैं, +2 बोलते हैं, राइट. अब यहाँ पे बोल, और कितना सेकंड दबाना चाहिए? 1 to 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तो आपको दबाना चाहिए अगर आपको चेक करना है बाइलेटरल पिटिंग इडिमा, राइट. तो इतना आप याद रखो कि जब हम सैम बच्चे के जांच करते हैं या जब चिन्हीकरण होते हैं, राइट, कि ये सैम एक्चुअली में सैम है या नहीं, उसका पहले लेंथ या हाइट लिया जाता है, फिर वेट लिया जाता है. उससे हम लोग को पता लग जाता है कि ये कौन से SD में है, -3 SD में है या सैम एक्चुअली है या नहीं, राइट. उसके साथ साथ मीवैक से भी पता लग जाता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस से. और इसके साथ साथ और तीसरा चीज देखा जाता है, वो है बाइलेटरल पिटिंग इडिमा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मॉडरेटली स्टंटेड या मॉडरेट क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन. इसका क्या है रेंज? लेंथ, हाइट फॉर एज लेस देन is equal to -2 SD and greater than is equal to -3 SD of median value. Severely stunted या severe chronic malnutrition, length या height for age less than -3 SD of median value. What is moderately wasted? Moderately wasted है weight for length या height less than is equal to, ये है लेस देन, ठीक है, लेस देन के नीचे अगर ऐसे दाग रहेगा उसको बोलता है लेस देन इज इक्वल टू, याद रखिएगा, लेस देन इज इक्वल टू -2 SD एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 SD ऑफ मीडियन वैल्यू. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सीवियरली वेस्टेड, वेट फॉर लेंथ और हाइट लेस देन -3 SD ऑफ मीडियन वैल्यू. ठीक है, आपको मैंने बता दिया था कि ये है कर्व है, ठीक है, बेल शेप कर्व, इसका मीडियन वैल्यू, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो ये -SD में जाता है, अगर राइट में जाता है तो +SD में जाता है. याद रखिएगा थोड़ा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा फर्स्ट टाइम. अगर आप हर रोज एक बार करके 5 मिनट रिवाइज करोगे तो ये एकदम इजी हो जाएगा. पहले तो आप चार्ट बना लीजिएगा अपने हिसाब से एंड देन
आप उसको रिवाइज करते हुए रहिएगा। नाउ और दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक तो है क्वाशियोकोर, दूसरा है मैरस्मस। नाउ क्वाशियोकोर एंड मैरस्मस दोज आर द ब्रांचेस ऑफ पेम, मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है। नाउ क्वाशियोकोर क्या है? क्वाशियोकोर को डिजीज ऑफ डिप्लेस्ड चाइल्ड भी बोलता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि बर्थ स्पेसिंग, तो नॉर्मल बर्थ स्पेसिंग कितना होना चाहिए? एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा 3 साल के बाद ही होना चाहिए, राइट? अगर बर्थ स्पेसिंग कम है, मतलब एक साल के बच्चे हैं जो अभी भी ब्रेस्ट फीड में है, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी जारी है, और माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। अब माँ उसको ब्रेस्ट फीड भी कर रही है, तब तक बच्चा 9 महीने के बाद हो भी गया, मतलब इसका भी ज़रूरत है और दूसरे बच्चा का भी ज़रूरत है। अब माँ हो गई कंफ्यूज्ड, मैं किसको क्या करूँ? तो ये और ऑब्वियसली माँ किसको प्रायोरिटी देंगे? जो छोटा बच्चा है, क्योंकि जो ये पहला वाला बच्चा है वो तो ऑलरेडी चलना सीख गया, राइट? तो वो ना नेग्लिजेंसी की वजह से जो बड़े वाले बच्चे हैं वो सफ़र कर जाते हैं। तो वो अगर ऐसा स्थिति में क्वाशियोकोर देखने के लिए मिलता है घर में जो बड़े बच्चे हैं उसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैरस्मस, this is called theory of adaptation, very important, theory of adaptation। आपको एग्जाम में मिल ही सकता है कि थियोरी ऑफ एडाप्टेशन कौन से डिजीज में देखा जाता है, ये कौन से सिचुएशन में देखा जाता है। आपको 1 2 3 4 करके क्वाशियोकोर, मैरस्मस, अंडरवेट या सैम, ये 3 आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको अगर याद होगा, आप पढ़ के जाओगे, थियोरी ऑफ एडाप्टेशन मैरस्मस को बोलते हैं। किसने दिया? डॉक्टर गोपालन ने दिया, डॉक्टर सी गोपालन ने दिया, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मैरस्मस, मैरस्मस क्या है? A marasmus child is able to adapt itself to low calorie and protein diet by producing cortisol, ठीक है। तो ये है एडाप्टेशन, मतलब फैमिली का सिचुएशन जो है, उसका जो एनवायरनमेंट है, जो स्थिति में वो पल रही है या पल रहा है, तो उस स्थिति अगर वो एडाप्ट कर ले, ठीक है, अपने शरीर में। मान लो किसी का लार्जर फैमिली है, ठीक है, ऑब्वियसली उसका जो घर का फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो मतलब कम ही होगा। मतलब अगर 5 मेंबर फैमिली है तो उसका इनकम अगर सही नहीं है, लो इनकम फैमिली से है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे होगा। 3 बार खाना चाहिए तो 2 बार खा रहे, अगर 2 बार खाना मिल रहा है तो 1 बार खा रहे। बहुत सिचुएशन में रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में देखा जाता है, इवन तो अर्बन स्लम में भी अभी देखा जाता है। तो उस सिचुएशन में वो जो बच्चे हैं ना, वो बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, और इसका क्या इफेक्ट निकलता है? इसका आउटकम मैरस्मस निकलता है, ठीक है। नाउ मैं क्वाशियोकोर और मैरस्मस की डिटेल सिम्टम्स में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो इतना भी इम्पोर्टेंट है कि मंकी फेस किस में देखा जाता है, जैसे मैरस्मस चिल्ड्रन में देखा जाता है, फिर बेली शेप एब्डोमेन जो क्वाशियोकोर में देखा जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बी श्री लक्ष्मी है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा व्हाट आर द सिम्टम्स। मैं इसमें थोड़ा डिटेल वे में नहीं, पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने उतना ही आपको कवर किया है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉजेज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। सो मैटरनल माल न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर एक माँ, ठीक है, मान लो एक माँ अगर कुपोषित है, मतलब अंडर नरिश्ड है, तो उसका बच्चा भी 99% केसेस में अंडर नरिश्ड होगा। अगर वो उस माँ को एंटीनेटल पीरियड में सही से ना खाना मिला
ना हेल्थ चेकअप मिली, ना एनवायरनमेंट मिला। ठीक है, तो अगर डिफरेंट डिप्राइवेशन रहा है एंटीनेटल फेज में या जेस्टेशनल फेज में, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? बच्चे में। बच्चा LBW होगा, राइट, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर सीवियरली लो बर्थ वेट रहा तो उसको कैंगरू मदर केयर देना पड़ता है, वो मैं अलग से बताऊंगी आपको। तो इसलिए मैटरनल मैलन्यूट्रिशन मतलब ये सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का। ठीक है, हम जब कुपोषण चक्र बोलते हैं या कुपोषण साइकिल बोलते हैं, तो उसमें जो प्राइम आता है वो है विमेन न्यूट्रिशन। क्योंकि अगर एक एडोलेसेंट, पहले तो है एडोलेसेंट, वो अगर कुपोषित है तो वो बाद में जाके माँ बनेंगे। ठीक है, तो वो भी कुपोषण से ग्रसित होंगे और उसका आउटकम भी वैसे ही होगा, LBW या फर्दर आउटकम क्वाशियोको और मैरस्मथ, ये सब देख सकते। और प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन से बच्चा ग्रसित हो सकता है, राइट। इसलिए मैटरनल मैलन्यूट्रिशन या वुमेन्स न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और एक टर्मिनोलॉजी आता है, वो है 1000 डेज ऑफ लाइफ। व्हाट इज 1000 डेज ऑफ लाइफ? 1000 डेज ऑफ लाइफ को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीरियड भी बोलते हैं। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीरियड, ठीक है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीरियड क्या है? ये कंसेप्शन से लेके, मतलब जिस दिन माँ कंसीव करते हैं उस दिन से लेके बच्चे का जो जन्मदिन, 2nd ईयर्स ऑफ बर्थडे, इस पीरियड को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पीरियड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट 9 मंथ्स है एंटीनेटल पीरियड, 39 to 40 वीक्स, राइट। तो 39 to 40 वीक्स एक प्राइम पीरियड है जिसमें माँ अपने ख्याल रख सकते हैं, उसके साथ साथ बच्चे का भी ख्याल रख सकते हैं, मतलब फीटस का, जो उनके पेट में पल रहे हैं जिस बच्चे का। कैसे ख्याल रख सकते हैं? थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट, मतलब अगर उस माँ के खाने में डाइटरी डाइवर्सिटी रहा है और हेल्थ चेकअप प्रॉपर रही है, अगर वो प्रॉपर आयरन कैल्शियम ले रही है, ठीक है, तो ये एंटीनेटल पीरियड में अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो ही बच्चा हेल्दी पैदा होगा, राइट। अब बच्चा जब हेल्दी पैदा होगा तो वो प्रेगनेंसी फेज से लैक्टेशन फेज में माँ कन्वर्ट हो जाएगी। बच्चा पैदा होने के 1 घंटे के भीतर क्या चालू करना है? अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, शहद, घुट्टी, पानी कुछ नहीं देना है, और उसके बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही देना है, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, राइट। इसको मैं डिटेल वे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। और ये उसके बाद 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू होगा, ठीक है। तो ये 6 महीने से लेके 2 साल तक यही चलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो ये कंसेप्शन से लेके 2 इयर्स बच्चे का एज तक का जो फेज है उसको बोलते हैं फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैटरनल न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ प्रोवर्टी एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ऑब्वियसली अगर आपके फिनेंशियल डिप्राइवेशन है, ठीक है, इकोनॉमिकली आप वीक हो, तो फूड भी वैसे ही परचेस कर पाओगे आप, और प्रोवर्टी देखा जाएगा। फिर अनसैनिटरी कंडीशन, सैनिटेशन हाइजीन भी सही नहीं होगा तो बॉडी में इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। बिना चप्पल के अगर घूमोगे तो हुक वर्म इन्फेक्शन मिलेगा, साथ साथ और भी डायरिया कंडीशन होगा और डिफरेंट बॉडी में कंडीशन इन्फेक्शन स्टेटस डेवलप करेंगे, राइट। फिर इम्प्रॉपर चाइल्ड केयर, डिक्लाइन ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना। फिर वीनिंग प्रैक्टिसेस, पुअर वीनिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फेज में अगर बच्चे का डाइट में डाइवर्सिटी कम होगा, ठीक है, माँ को पता ही नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरिया गांव में गई तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है। क्या खिलाते हो? जब मैं पूछती हूँ क्या खिलाते हो, तो बोलते हैं कि ये तो बिस्किट और पानी पी लेता है, और कभी कभार मेरे दूध पी लेता है, गाय भैंस का दूध पीता है ना। तो वीनिंग प्रैक्टिस
अगर प्रॉपर ना हो तो बच्चे धीरे धीरे सैम में आ सकते हैं। ठीक है। नाउ नेचुरल कैलामिटीज, कुछ भी, बाढ़ हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है। फिर फ्री रेडिकल डैमेज और अफ्लाटॉक्सिन, डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, स्पेशली अफ्लाटॉक्सिन क्वाशियोकोर में इफेक्ट करते हैं, क्वाशियोकोर बच्चे के शरीर में। अब फ्री रेडिकल डैमेज क्या है? फ्री रेडिकल डैमेज से बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होगा। बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगा तो देन एनीमिया का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो आरबीसी है, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, मतलब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो इसके वजह से फ्री रेडिकल डैमेज कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मास्टर्स का जो रिसर्च था इसके ऊपर ही था, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एनीमिया के ऊपर था। इसके बारे में मैं एक दिन बाद में बात करूंगी आपसे कि क्या था क्या नहीं था। तो आप इतना जान लो कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन फ्री रेडिकल डैमेज से भी हो सकता है और इसका आउटकम, डायरेक्ट आउटकम एनीमिया में पड़ता है। ठीक है, आयरन के ऊपर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन इन्फ्लुएंसेस विटामिन ए मेटाबॉलिज्म। लो सीरम विटामिन, आपको पता है विटामिन ए क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर बच्चा अंडर नरिश्ड है तो उसके बॉडी में फैट का परसेंटेज भी कम होगा, तो विटामिन ए मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट रहेगा। राइट। नाउ coming to the point of ready to use therapeutic food और RUTF। RUTF से जाने से पहले आप जान लो जो सैम बच्चा होता है, सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चा। तो सैम जो बच्चे हैं ये दो प्रकार के हम लोग इसका जांच करके निकालते हैं। एक तो है जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाला बच्चा है और एक है विदाउट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चे। ठीक है। अब जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चे हैं उसको एनआरसी में रेफर किया जाता है, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर, और जो विदाउट मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाले बच्चे हैं उसको कम्युनिटी मैनेजमेंट दिया जाता है, मतलब थ्रू आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उसको बिहेवियर चेंज के लिए होम विजिट किया जाता है, उनको बोला जाता है, मतलब बच्चे के माँ को कि ये खिलाओ ये ना खिलाओ तो बच्चा सही हो जाएगा। अब जो बच्चा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वाला है एनआरसी में जाता है उसको दो प्रकार की डाइट दिया जाता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगी, F75 और F100। ठीक है। कम्युनिटी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि बच्चे को होम बेस्ड कैसे आप डाइट प्रिपेयर करके दोगे जो एनर्जी और प्रोटीन डेंस होगा। राइट। इतना तक क्लियर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड, जिसको RUTF भी बोलते हैं। तो ये सीवियर मैलन्यूट्रिशन मतलब सैम ट्रीटमेंट में यूज होता है। एक्यूट फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन is a therapeutic item, no food providing to them. It is safe to use home and ensure weight gain in severely malnourished child. इसमें जो composition होता है बेसिकली आलमंड पेस्ट होता है, कोकोनट ऑयल होता है और भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें रहते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फीडिंग फार्मूलाज, जैसे मैंने आपको बोला जो एनआरसी में बच्चे एडमिट होंगे जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन विद सैम होगा, ठीक है, उसमें F75 और F100 दिया जाता है। तो स्टेबिलाइजेशन जो फेज है, स्टेबिलाइजेशन फेज मतलब F75 मतलब 1 to बच्चा जब एडमिट होगा, बच्चे को एनआरसी में कितना दिन रहना है? 14 डेज। 14 डेज तो बच्चे को रहना ही है। तो फर्स्ट 1 to 7 डेज बच्चे को ये स्टार्टर फॉर्मूला दिया जाता है। बच्चे जब थोड़ा सा मतलब कोप अप कर ले, अंदर से थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसके बाद जो फेज आता है उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन फेज आफ्टर 7 डेज, डिपेंडिंग कि बच्चे का सिचुएशन क्या है, वो सीवियरली डायरिया कंडीशन में है
या हाइपोग्लाइसेमिक है या कोई उसका सीवियर इन्फेक्शन स्टेट्स में है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर यही देखा गया है मेनली कि आफ्टर 1 to 7 days बच्चे को AF100 फॉर्मूला फीड किया जाता है। इसको बोलते हैं कैचअप फॉर्मूला। स्टेबिलाईजेशन फेज में जो फीड दिया जाता है AF75, उसको दूसरा नाम है स्टार्टर फॉर्मूला। और रिहेबिलिटेशन फेज आफ्टर 7 days को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन फेज, उसमें AF75 जो दिया जाता है उसको बोलते हैं कैचअप फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है दो फॉर्मूला में? जो AF75 है उसमें 75 किलो कैलोरी आपके एनर्जी मिलता है और 0.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है पर 100 ml फीड में, राइट। अब ये जो फीड है ये डिफरेंट वे में दिया जाता है, मतलब सीरियल बेस्ड भी होता है, नॉन सीरियल बेस्ड भी होता है, लैक्टोज फ्री भी होता है। लैक्टोज फ्री कब दिया जाता है? अगर बच्चा सीवियर डायरिया मतलब डायरिया हो रहा है और वो अनकंट्रोलेबल है, तो विद डॉक्टर रिकमेंडेशन से ही वो लैक्टोज फ्री डाइट दिया जाता है। Now coming to the point of rehabilitative phase AF100 दिया जाता है, इसको बोलता है कैचअप फॉर्मूला। AF100 क्यों बोलता है? क्योंकि पर 100 ml फीड से बच्चे को 100 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलता है और 2.9 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये आफ्टर 7 to 14 days, मतलब नेक्स्ट 7 days दिया जाता है। 7 to 7 days सेकेंड फेज में ये दिया जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट 7 days, ये नेक्स्ट 7 days दिया जाता है। टोटल 14 days एनआरसी में स्टे करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। नाउ यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का भी एक मेजरिंग टूल है, उसको बोलते हैं गोबी, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन, ये आप याद रखिएगा। इसका इनिशियल है गोबी, गोबी का फुल फॉर्म क्या है आप याद रखिएगा। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। आई होप आप लोग थोड़ा सा मुझे पता है कम्युनिटी न्यूट्रिशन थोड़ा हटके है और इसको थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा MSc पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में ही रहा है, तो मैंने मेरा 2 साल में ये सब भी पढ़ा है, एमरजेंसी न्यूट्रिशन, कम्युनिटी न्यूट्रिशन और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो इनकॉर्पोरेट है, जो आगे मेरे काम में भी मदद मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रोग्राम्स, एडवोकेसीज, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता था, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा रिवीजन करके नोट्स बनाओ छोटा छोटा और रिवीजन करते हुए पढ़ना चालू करो, इजी रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर, लैक्टेशन के ऊपर, NFHS का डेटा क्या है, अभी क्या प्रोग्राम चल रहा है, और तब तक के लिए आप नोट्स बनाओ एंड रिवीजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।